बड़ी अम्मा को दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। इतनी रात को चौकीदार के अलावा कौन होगा? हाँ, आ जाओ। दरवाजा धीरे से खुला। आपका इनहेलर। पुराने वाले की डेट निकल गई थी, अभी मंगाया ये। पहले धीमे से आवाज आई, फिर पतले पतले हाथों में पकड़ा इनहेलर दिखाई दिया और सबसे बाद में बोलने वाली का सूखा मुरझाया चेहरा सामने आया। स्टूल पर रख दो। बड़ी अम्मा ने इतना बोलकर चेहरा फेर लिया। पहले भी माला को देखकर ऐसा ही करती थी, लेकिन अब चेहरा फेरने की वजह कुछ और थी। उनसे माला की ये हालत देखी नहीं जाती थी। भीतर जो उमड़ता था उसके लिए कोई शब्द नहीं था, लेकिन तकलीफ बहुत देता था। साल भर पहले की बात रही होगी जब माला की फोटो को उनके सबसे छोटे पोते अजय ने घर भर में घुमाकर ऐलान कर दिया था कि शादी तो मैं इसी से करूंगा। जान पहचान वाले लोग थे, घर में आना जाना भी था। बात खुलते ही सबकी हालत खराब हो गई थी। लड़की की फोटो देखकर नहीं, बल्कि ये सोचकर कि घर की मुखिया यानी बड़ी अम्मा तक ये बात जब पहुंचेगी तब क्या होगा। अब तक सारे रिश्ते बड़ी अम्मा ही तय करती आई थी। जितनी बड़ी हवेली थी उतना ही बड़ा कद अम्मा जी का भी था। उनके कुल एक बेटा ही हुआ। लाख चाहकर भी दूसरे बच्चे की किलकारी हवेली में नहीं गूंजी। तब बड़ी अम्मा ईश्वर से दिन रात एक ही प्रार्थना करती, मेरे तो एक ही रहा, लेकिन आगे बनने वाला परिवार इतना बड़ा करना कि तिमंजला हवेली में शोर बना रहे। उनकी सुनी भी गई। उनके बेटे के 3 बेटे हुए, बहुएं आई, उनके बच्चे हुए, हवेली भी भर गई और बड़ी अम्मा का रुतबा भी ऊंचा होता चला गया। हालांकि पहले तो वो केवल अम्मा थी, लेकिन जब पहले पोते की शादी हुई तो उन्होंने बारात निकलने से पहले ही अपनी बहू को बता दिया, सुनो दुल्हनिया, तुम्हारी बहू तुमको क्या कहेगी? मम्मी कहेगी। आप बताइए क्या कहलवाएं? वो समझ रही थी कि कुछ तो अलग कहेगी। तुम जो भी कहलवाओ, लेकिन हमको वो बड़ी अम्मा कहेगी। पद का अंतर तो पता चले। जी अम्मा। कुछ इस तरह उन्होंने अपना नामकरण किया और अपने को सबसे ऊपर बैठाकर असीम आनंद की अनुभूति की। पोते की पत्नी ने बड़ी अम्मा कहा, फिर पोते ने भी वही कहना शुरू किया। उसके बाद आस पड़ोस नाते रिश्तेदार के बीच यही संबोधन प्रचलित हो गया। सच में वो हर तरह से बड़ी ही बुद्धिमता में जिम्मेदारी निभाने में, सही गलत में अंतर करने में उनका कोई सानी नहीं था। जब पति नहीं रहे तो व्यापार के हिसाब किताब भी उनके जिम्मे आ गए। वहां भी कभी कोई भूल चूक नहीं हुई। धीरे धीरे बेटे ने, फिर उसके बेटों ने व्यापार को संभाला, कई गुना बढ़ाया। उनकी ये जिम्मेदारी तो कम हुई, लेकिन तब भी घर परिवार के लिए वो एक बड़ा बरकत का पेड़ बनी रही और सब उनकी छाया में पलते रहे। सम्मान के साथ डर भी बना रहा, और यह डर ही था जो सब पर हावी था कि इस प्रेम विवाह की बात कैसी चलाई जाए। बड़ी अम्मा ने फोटो देखकर एक ही सवाल पूछा था, अगर कुछ किचकिच होगी तो हमारे पास तो नहीं आओगे ना? अजय सबसे छोटा पोता था, सबसे ज्यादा दुलारा, तुरंत लिपट गया। आपके रहते किचकिच थोड़ी होगी बड़ी अम्मा, आप तो सबको सादे रहती हैं। बस उनको सुनना ही यही था। शादी के लिए इधर हाँ हुई, उधर एक के बाद एक रस्में होती चली गई और महीने भर में माला उनके पोते की बहू बनकर घर में भी आ गई। दादी बेचारी ने घर में आते ही कितना बड़ा अपराध कर दिया था, वो खुद नहीं जानती थी। तुमको तुम्हारी सास ने या अजय ने बताया नहीं कि हमको बड़ी अम्मा कहा जाता है? बस यहीं से दूध में दही का जामन पड़ गया समझो। माला उनको हर बीते दिन के साथ थोड़ी और खटकती गई। बड़ी अम्मा को उसके मायके की गरीबी बहुत खटकती थी। उनको लगता था कि इस घर से इस घर का क्या जोड़ था भला। माला को टोकने का बड़ी अम्मा कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी तो भरे परिवार के बीच बैठी बोल देती, आजकल तो लड़कियां अपना दूल्हा चुन लेती हैं, पहले तो ब्याह के नाम से ही मर गिर जाया करती थी। कभी उसके यहाँ से फल मिठाई कपड़े आते तो उसके ढेर की ओर देखती भी नहीं, उल्टा अपनी बहू को सुना देती, माला के यहाँ से इतना खराब सामान आता है तब भी अकड़ी सी रहती है, टेढ़ा मुंह बनाए रखती है। बाकी बहुओं को देखो कितनी हंसमुख है। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई भी थी, कारण चाहे जो भी हो, माला के चेहरे पर मुस्कान देखना सचमुच दुर्लभ था। धीरे धीरे इस बात की वजह भी सामने आ गई। अजय को शराब की लत ने धर दबोचा था। कभी कभी से शुरू हुआ ये नशा पहले हर रात में तब्दील हुआ, उसके बाद रात दिन का अंतर भी खत्म हो गया। अम्मा के डर से पहले तो ये बात उनके सामने लाई नहीं गई, फिर जब सामने आई तो उन्होंने अपने बेटे बहू को लताड़ा, बच्चे नहीं पाल पा रहे हो तुम दोनों, सिविल लाइंस वाली जमीन बेचकर कोई फैक्ट्री डालो, काम का बोझ पड़ेगा तो खुद ही लाइन पर आ जाएगा। सुझाव अच्छा था, इस पर काम भी शुरू हुआ। लेकिन जिस रात वो जमीन बेचकर सब वापस आ रहे थे, वो रात इतनी काली होगी किसी को पता नहीं था। कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। बाकी लोगों को जो लगी सो लगी। कार चलाता अजय तो घटनास्थल से सीधे आईसीयू ही पहुंच गया। बड़ी अम्मा ने मंदिर की चौखट पर सिर रख दिया था, न खाना न पीना, बस एक ही गुहार, मेरे अजय को वापस भेजो भगवान। कुछ घंटों बाद अजय वापस आ भी गया था, लेकिन
उस तरह नहीं जिस तरह वो चाहती थी। शोर मचाती ही एम्बुलेंस के भीतर रखा मात्र शरीर आया था। अजय तो बहुत दूर चला गया था। बड़ी अम्मा ने भीतर की पूरी शक्ति इकट्ठा करके उस पल का सामना किया था और उस पल के बीतने के बाद वो खुद भी जैसे प्राणहीन हो गई थी। दिन हफ्ते महीने बीते, उनके भीतर की एक एक दीवार ध्वस्त होती चली गई। दुनिया भर की बीमारियों ने घेर रखा था। कभी चश्मे का नंबर बढ़ जाता, कभी हाथ पैर संतुलन खो देते। डॉक्टर इसको बढ़ती उम्र का नाम देकर पर्चे पर हर रंग की दवा लिख देते। बड़ी अम्मा उनसे कह भी न पाती कि जिस रंग की दवा उनको चाहिए वो तो आसमान में कहीं खो चुका है। वो दीन दुनिया से बेखबर हो चुकी थी और शायद ऐसे ही बनी थी रहती अगर उस दिन माला उनसे वो सवाल न पूछ लेती। बड़ी अम्मा, आपके बगल वाला कमरा खाली है, उसमें अपना सामान रख दूं? वो चिंहूक उठी थी। ये तो शुरू से तय था कि हवेली की सबसे नीचे वाली मंजिल पर और अकेले ही रहेंगी। अगल बगल के कमरे तो घरेलू सहायक सहायिकाओं के लिए थे। क्यों तुम ऊपर क्यों? तीन तीन कमरे मिले हैं, उसमें सामान नहीं रखा जा सकता? बोलते हुए माला के सूने चेहरे पर उनकी निगाह पड़ गई थी। आज महीनों बाद उससे इतनी देर बात हो रही थी। लग रहा था जैसे बीते कुछ महीनों में उसका वजन घटकर आधा रह गया हो। नहीं बड़ी अम्मा, जगह है, सोचा कि यहीं रहे तो कहीं आना जाना हो तो। इतनी सीढ़ियां बार बार चढ़ना उतरना। बड़ी अम्मा थोड़ा और सुलग गई थी। क्या है ये लड़की, इतना आलस? पहले वाली तेजी रहती तो हड़का कर उसको भगा देती। अब बात वो नहीं थी। कुछ सोचकर बोली, अभी जाओ, बताएंगे बाद में। उससे जाने के बाद भी अम्मा सोच में डूबी रही। हवेली के कोने में पड़े रात दिन रोते कितने महीने बीत गए। घर के लोग आते हैं, मिलते हैं, हाल पूछते हैं, ये सब तो एक तरफ की बात है। वो सबसे मुंह मोड़ चुकी है। वो अपने दुख के आगे दूसरे का दुख देखती ही नहीं। बहू बेटों ने भी तो अपना बच्चा खोया, पोतों ने अपना भाई गंवाया। सबकी हालत बेहाल होंगे। जितना सोचती उतना ही अपराध बोध के तले दबती जाती। अच्छा, आज शाम को सब साथ खाना खाएंगे। मन के भीतर उठी इच्छा को उन्होंने जाहिर भी कर दिया था। बरामदे में मेज लगेगी, सब साथ बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें आकाश की ओर देखा। जाने वाला गया, लेकिन जितने हैं सब साथ बने रहे। जाने क्या बैर था उनका उनकी प्रार्थना से, ये भी पूरी नहीं हुई। खाने की मेज पर बस बेटा, बहू और माला। न दोनों पोते, न उनकी बहुएं, न उनके बच्चे। बड़ी अम्मा को धक्का सा लगा, बाकी सब कहाँ हैं? बेटे ने नजरें चुरा ली। अरे अम्मा, आप खाना खाओ। वो सब बिना टीवी देखे नहीं खाते तो नीचे आए नहीं। बड़ी अम्मा से निवाला निगलते न बना। ये पूरे जीवन में पहली बार हुआ था। उनकी बात इस तरह नकार दी गई। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। बरगद सिकुड़ कर डालियां बटोर ले तो गलती उसी की हुई ना। एक बार छांव की आदत छूटी तो फिर कोई नहीं तले बैठना चाहता। वो जितना इस बारे में सोचती उतना ही अपने को दोषी ठहराती। कितना कुछ बदल गया और जितना बदला है वो तो पूरी तरह से अभी सामने भी नहीं आया है। आज 5 दिनों में बड़ी अम्मा ने बहुत कुछ बदला। कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में बैठना शुरू किया। आने जाने वालों को उन्होंने देखा और आने जाने वालों ने घर की मुखिया को पहले ही तरह चौकन्ना देखा। माला अक्सर कहाँ जाती? उन्होंने बहू से पूछा, ये तुम्हारी छोटी वाली माला कहाँ जाती है? झोला लेकर, कुछ क्लास है उसकी, फैशन डिजाइन वाली। आपसे पूछा तो था अम्मा। बड़ी अम्मा ने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, याद तो आ रहा है, जिक्र उठा था। इसके मायके वालों ने कहा होगा कि साथ चलो, काहे नहीं गई? बोलते हुए उनकी आवाज भर आई। अजय की अनुपस्थिति फिर आकर कचोट गई। आपको तो पता नहीं अम्मा क्या क्या हुआ यहाँ। इसके पिता हाथ जोड़कर कह गए थे कि अब आप ही लोग संभालो। बोलते बोलते वो रुकी, फिर आसपास देखकर बोली, जमीन जायदाद के चक्कर में नहीं ले जा रहे होंगे कि यहाँ रहेगी तो हिस्सा मिलेगा? अच्छा बताइए अम्मा, अब इसका क्या हिस्सा है? यहाँ रह रही है, खा पी रही है, कोर्स की फीस भर दी, कार ले आ जा रही है, बहुत नहीं है इतना। मायके में तो ये सब भी नहीं मिलेगा। बड़ी अम्मा हूँ कहकर रह गई थी। बड़ी अजीब बातें थी। मायके वाले ऐसे कैसे कट गए? जवाब भी उनको खुद ही मिला। उनके भाई ने भी तो यही कह दिया था जब अजय के दादा उनको छोड़कर गए थे। जमाना बदल गया। कौन कहता है, आज भी वही सोच है, बेटी ब्याह कर जान छुड़ाने वाली सोच। चलो कोई बात नहीं, यहीं रहे, कोर्स करे, जीवन तो कट ही जाएगा। बस इतना सोचकर वो आश्वस्त हो ही पाती। तब तक फिर वही हुआ। माला ने अगले दिन वही सवाल फिर से पूछ लिया। वो अपने बताया नहीं। बड़ी अम्मा, बगल वाला कमरा ले लूं क्या मैं? पिछली बार पूछे गए इस सवाल को इस बार वाले सवाल में एक अंतर था। सामान खुद रख दूं, कमरा ले लूं, अंतर बड़ा था। अंतर में प्रश्न था, सवाल का जवाब या तो ऊपर इसके कमरों को देखकर पता चल सकता था या किसी और से पूछकर। सीढ़ियां चढ़ना बड़ी अम्मा के लिए संभव नहीं था। हाँ, उत्तर कहीं और से नीचे जरूर आ सकता था। एक घरेलू नौकर नौकराली को उन्होंने विश्वास में लिया और एक एक पर उतरते उतरते असली बात कड़वे बीज की तरह बाहर आ गिरी। अजय के जाने के बाद माला की हालत एक अवांछित मेहमान जैसी हो चुकी थी। उसकी दोनों जेठानियां, सास ने उसकी जरूरत को अपनी सीमा में बांध दिया था।
3 कमरों में एक कमरा उसके लिए बहुत रहेगा, इतना काम उसके लिए ठीक रहेगा। उसके खर्च, उसका रहन सहन, उसका बाहर आना जाना, घूमना, खरीदारी, सब कुछ बाकी लोग तय कर रहे थे। उनके पास एक कमरा बचा है, उसमें भी बच्चों के खिलौने, किताबें भरी रहती हैं। तभी तो छोटी भाभी यहाँ रहना चाहती हैं, नौकरों ने बताया। बड़ी अम्मा का मुंह यह सुनकर कसेला हो गया था। छी, उनके अपने घर में यह सब चल रहा था, उस घर में जिसकी वो मुखिया है। भीतर का आत्मविश्वास डोल उठा। अब है भी, जांच ही लिया जाए। कुछ फरमान जारी किए गए, जिनमें कि अपनी मंजिल पर खाली पड़े 2 कमरे साफ करवाकर माला का सामान रखवाना मुख्य था। दूसरा आदेश था, सब सदस्यों के जिम्मे क्या काम है बताइए। उसमें भी बड़ा घालमेल था। घूम फिरकर सारी जिम्मेदारी माला पर रख दी गई थी। सबके जाने के बाद बड़ी अम्मा ने अपनी बहू को आड़े लिया। तुम क्या कर रही हो? सबके हिस्से काम रखो ना, क्यों किसी से डरना? उसने साफ कह दिया, देखिए अम्मा, रहना हमें इन्हीं 2 बेटों के सहारे हैं, इन लोगों को तो नाराज नहीं कर सकती ना। पहली बार बड़ी अम्मा को लगा कि उनका सिंहासन जर्जर होने पर आमदा है, और इससे पहले कि टूट जाए, इस पद की महत्ता को सबको समझानी ही पड़ेगी। उनका ये पद, ये कुर्सी अब तक कोई छीन नहीं पाया था। ठोस वजह थी अचल संपत्ति, पूरी तरह से अभी भी उनके ही नाम थी। रात दिन बस एक ही बात दिमाग में घूमती रहती, वही सवाल गूंजता रहता, जो सवाल उन्होंने माला से उस दिन पूछ ही लिया था। भला तुम इतना ध्यान काहे रखती हो मेरा? माला अगली सुबह क्लास जाने से पहले जैसे ही कमरे में आई, बड़ी अम्मा ने सीधे यूं ही पूछा, कहाँ रख पाती हूँ? ये जो इनहेलर मंगा दिया, ये ख्याल रखना थोड़ी हुआ। बड़ी अम्मा ने गला खंखार, देर न हो रही हो तो बैठी थोड़ी देर। आगे क्या करोगी? ये डिजाइन वाले कोर्स से नौकरी मिलेगी। माला ने हिचकते हुए कहा, बुटीक खोलने का सोचा है बड़ी अम्मा। पहले सहेली की बुटीक का काम संभालती थी, अच्छा लगता था। वो निश्चित हुई लड़की मेहनती है, यानी तो कब होगा कोर्स पूरा? कब खुलेगा वो कोर्स? तो बस हो ही जाएगा। बैंक से लोन मिलना सबसे बड़ा सिरदर्द है। बड़ी अम्मा के दिल पर मानो घूसा सा लगा। इतने बड़े घर की बहू अपना काम शुरू करने के लिए बैंक का दरवाजा खटखटा रही है। पता नहीं घर में यह सब कोई जानता भी है कि नहीं। तुमने अपनी सास को बताया है यह सब? हाँ, मम्मी से एक बार चर्चा की थी। यह जानकर बड़ी अम्मा के दुख का पारा थोड़ा और चढ़ गया। माला से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जाने के बाद करीब घंटे भर तक वो अजय की फोटो को देखकर रोती रही। जाने क्या क्या पूछती रही, कुछ कुछ बताती भी रही। जब बातचीत पूरी हो गई तब वकील को फोन किया। अब वो समय आ चुका था जिसको आने से सबका समय बदलने वाला था। अगले कुछ दिनों के भीतर उनकी वसीयत तैयार हो चुकी थी। पूरे घर में हलचल थी। बार बार वकील का आना जाना सबको खटक रहा था। उससे भी ज्यादा खटक रहा था हर बार बड़ी अम्मा का अकेले में उससे बात करना। एक बार बहू ने आकर मन टटोला, क्यों अम्मा जी, कुछ कानूनी चक्कर हुआ है क्या? वकील साहब पिछले हफ्ते भी आए थे, परसों भी, कल भी। बड़ी अम्मा तो जैसे इसी सवाल के इंतजार में थी। सोच रहे हैं अपने जीते जी सब कुछ सबके नाम कर जाएं। सबके नाम क्या? कुल एक बेटा है आपके। बड़ी अम्मा ने 3 उंगलियां ऊपर उठा दी, और उसके तो 3 है। अजय के लिए था, जैसा शब्द उनसे बोलते न बना, गला भर आया था। फिर भी बोली, इतवार को वकील साहब आएंगे, सबको बुला लेना, सबके सामने वसीयत पढ़ी जाएगी। इससे पहले कभी किसी ने यह देखा सुना नहीं था। अपने जीवन काल में अपने रहते अपनी वसीयत पढ़कर सुनाना एक अलग ही बात थी। पूरा परिवार जुटा। बड़ी अम्मा को भी कम लगा। कुनबे के और लोग भी बुलाए गए। एक कोने में माला भी खड़ी थी। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। सबके चेहरे पर इत्मीनान था, थोड़ा आश्चर्य भी। इतनी ईमानदारी से हिस्सा बटा हुआ था कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। अंत में माला का हिस्सा बताया गया। सबकी भ्रुकुटी तनी। इसके 2 कारण थे। एक तो सबके हिस्से तब मिले थे जब बड़ी अम्मा परलोक यात्रा पर निकल जाती, लेकिन माला के लिए उन्होंने जो कुछ रखा था वो तुरंत ही उसको मिलना था। दूसरी बात तो रकम अजय की फैक्ट्री के लिए रखी थी, वो उन्होंने माला के नाम कर दी थी। बड़ी अम्मा ने सबको देखकर कहा, किसी को कुछ कहना हो तो अभी कह दे। अजय के बड़े भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखकर संवेद स्वर में कहा, सबसे ज्यादा तो आपने माला को दे दिया, पूरा जोड़े तो करोड़ों गए उधर। बड़ी अम्मा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, तो जमीन तुम लोगों के नाम है, वो भी इतने की ही है। रुपया झोले में रहता है तो ज्यादा दिखता है। सबने सबके चेहरे पढ़े। बड़ी अम्मा ने कुछ भी और भी पढ़ा। उन चेहरों पर विद्रोह भी था। उन्होंने वकील साहब से अगली पंक्ति पढ़ने को कहा। वकील साहब ने हिचकते हुए कहा, यह सब इनकी स्वाभाविक मृत्यु के बाद ही सबको मिलेगा। यदि बड़ी अम्मा पर कोई हमला होता है तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। यही बात छोटी बहू के लिए भी लागू होती है। उनका एक्सीडेंट होता है या हत्या होती है तो उनको मेरी संपत्ति ट्रस्ट को दे दी जाएगी। बड़ी अम्मा ने महसूस किया बरामदे में जमा परिवार जड़ होकर रह गया था।
जैसे मातम छा गया, सबके चेहरे सफेद, उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। ये था मेरा परिवार जिसकी मुखिया बनकर मैं तनी रहती थी। सब किस बात पर नाराज थे? माला के साथ हुई ईमानदारी सबको उनके साथ हुई बेईमानी क्यों लग रही थी? बड़ी अम्मा कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी हुई। देर से जाता तो मन लड़खड़ा रहा था। माला के अलावा उनको किसी और ने सहारा नहीं दिया। उसका हाथ थामे बिस्तर पर लेटी रही। माला कुछ कहते कहते बार बार रुक रही थी। क्या कहना है माला, बोलो। मुझे ये सब नहीं चाहिए बड़ी अम्मा, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कोर्स पूरा होते ही कहीं काम ढूंढ लूंगी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। बड़ी अम्मा ने आंखें मूंद ली। आंसू निकलते चले गए। कांपती आवाज में बोली, तुम तो अपना ध्यान रख लोगी, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, अजय पूछेगा कि माला के लिए क्या करके आई हो, तब हम क्या बोलेंगे? माला उनका हाथ थामे फूट फूट कर रो पड़ी थी। बड़ी अम्मा चुप थी। अभी बात अधूरी थी। अब तुम नहीं रहना, एक अलग घर खरीदो, अपने मायके वालों के साथ रहो, अपनी वो कपड़े वाली दुकान बुटीक खोलो। माला चुपचाप सुनती जा रही थी। बड़ी अम्मा सहारा लेकर उठी। सामने रखी काठ की अलमारी खोलकर एक पोटली लेकर आई। माला से कहकर कमरे का दरवाजा बंद कराया। पोटली उसके हाथ में रख दी। ये गहने हमारी अम्मा ने दिए थे, किसी को नहीं पता इनके बारे में। देखो, दो बातें याद रखना। बड़ी अम्मा को कितना कुछ कितनी जल्दी बताना था। माला, जो कुछ तुम्हारे नाम किया है वो सब अपने ही नाम रखना। भले ही रेशम की झोली हो, रुपया पैसा भीतर न हो तो किसी काम की नहीं। और बड़ी अम्मा ने पोटली खोलकर गहनों पर ऐसे हाथ फिराया जैसे अपनी अम्मा का स्पर्श महसूस कर रही हो। और दूसरी बात, कोई अच्छा लड़का देखना, इन गहनों को पहनकर एक बार फिर मंडप में बैठना। अजय वहां से देखता होगा, ऐसा सूना चेहरा उसको अच्छा थोड़ी लगता होगा। माला कुछ पलों तक ठिठकी रही। ये क्या बोल गई हो अम्मा? सब कुछ देकर अब ये भी कह रही हैं? थोड़ा आगे बढ़कर बोली बड़ी अम्मा, एक बार गले लगाकर रो लेने दीजिए। बड़ी अम्मा के भीतर कुछ दरकने लगा था। कल को चली जाएगी, क्या इससे मोह बढ़ाना? जितना मोह हो गया है वही सीना छलनी करे दे रहा है। गले लगाकर रो देगी तो इसको कैसे विदा किया जाएगा? नहीं माला, बहुएं थोड़ी ही गले लगती हैं, फिर हम तो तुम्हारी सास की भी सास हैं। इतना कहकर वो करवट लेकर लेट गई। रुलाई रो के नहीं रुकी। माला ने भी जिद नहीं की। बड़ी अम्मा इतनी ऊंचाई पर जाकर विराजमान हो गई थी कि उनकी अब बस पूजा ही की जा सकती थी। माला उनकी चरण धूली माथे पर लगाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी पारिवारिक कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।